नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 5 की आंच। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। कांग्रेस का समीकरण किसने बिगाड़ दिया। इसके अलावा बात होगी पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दर्द जो अब सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 2 दिन में 2 मामले सामने आ चुके हैं। इधर नीट परीक्षा को लेकर अब लड़ाई कोर्ट से सड़क तक आ चुकी है। दस जुलाई को मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को अब तक प्रत्याशी नहीं मिला है। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस मंथन में जुटी हुई है और यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी तय करने में देरी की हो। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस हर बार देरी से प्रत्याशी तय करती है। कई बार सवाल यह भी उठा है कि प्रत्याशी जल्द घोषित किया जाए ताकि चुनाव प्रचार के लिए उसे ज्यादा वक्त मिल सके। उधर बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस के पास अगर प्रत्याशी ही नहीं है तो वो कहां से घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा का रण सज चुका है। बीजेपी से कमलेश प्रताप शाह नामांकन भर चुके हैं। हर बार की तरह कांग्रेस इस बार भी बैकफुट पर दिख रही है क्योंकि कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देखिए, कांग्रेस का ऐसे दम कहें या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कहें। पहले भी 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस इसी मानसिकता से उतरी थी और 2/3 सीटों से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को उनकी हैसियत बताई थी। अमरवाड़ा की जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ जाएगी। अब कमलेश शाह कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पताका थामे हुए हमारे प्रत्याशी हैं और ये मोहर भाजपा पर लगेगी, कमल पर लगेगी। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अपने साथ लेना चाहती थी। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में अब तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी चयन नहीं कर पाई है। प्रत्याशी को लेकर पहले जीजीपी से बात चली, लेकिन वो बात नहीं बनी। आखिरकार जीजीपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब कांग्रेस ने 4 नामों का पैनल फिलहाल एआईसीसी को भेजा है। अब देखना होगा कब तक केंद्र की तरफ से वो नाम फाइनल हो पाता है और देखना होगा कि आखिर कौन वो विश्वास पात्र है जो अमरवाड़ा की जंग में कांग्रेस को जीत दिलाने में मददगार हो सकता है। दरअसल बीते 3 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। बात अगर पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो 18,231 वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को मिले। साल 2018 में 61,000 से ज्यादा वोट बैंक के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दूसरे नंबर पर थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को 46,000 से ज्यादा वोट मिले। वोट बैंक के लिहाज से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस उसे अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट का गणित बिगड़ गया है। अरे भाई, कांग्रेस का प्रत्याशी तो कमलेश था, वो बीजेपी ने घोषित कर दिया है। हमारा तो सिटिंग एमएलए था ना। आजकल में हम अपना नया प्रत्याशी घोषित करेंगे। वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार है। अमरवाड़ा के चुनाव में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के ही लड़ रहे हैं। बीजेपी का उम्मीदवार है कहाँ। अरे बीजेपी तो चुनाव लड़ने की फैक्ट्री है। दिन रात चुनाव लड़ो, हारो जीतो, इसके अलावा कोई जनता के काम से उन्हें लेना ही देना नहीं है। कमलनाथ के लिए अमरवाड़ा में चुनाव लड़ना और जीतना अब एक चुनौती बन गया है। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अपना गढ़ हार चुके हैं। अब अमरवाड़ा में उपचुनाव की जीत नाथ परिवार के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कमलेश शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलेश शाह। उनके नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा वीडी शर्मा भी शामिल हुए। सीएम ने कमलेश शाह की जीत का दावा किया। यह भी कहा कि अमरवाड़ा के विकास के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।
चुनाव की गंभीरता को लेकर इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है अमरवाड़ा में स्टार प्रचारकों की, उसी में 30 नाम है। मेरे साथ श्रीमान सुरेश शर्मा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, हमारी नेत्री मोनिका बट्टी जी, यहाँ के सांसद श्री बंटी साहू जी, हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ और ये उसमें बड़ी भूमिका अमरवाड़ा क्षेत्र की थी। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प किया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों से जो सोचेगी जनता हम पूरा। और अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी किस कदर एक्टिव नजर आ रही है। प्रत्याशी घोषित करने के बाद से लगातार बीजेपी उपचुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर फुल्ली एक्टिव है। इन सब के बीच बीजेपी ने अमरवाड़ा के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको इस स्क्रीन के जरिए बताते हैं कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो अमरवाड़ा में प्रचार करने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्व शर्मा जिनकी बहुत डिमांड है, विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम है, वीरेंद्र कुमार, नई जिम्मेदारी मिली है, केंद्र में नई जिम्मेदारी, सावित्री ठाकुर, केंद्र में नई जिम्मेदारी, ये भी बीजेपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके अलावा दुर्गादास उइके बैतूल से, यानी छिंदवाड़ा सीट से सटा हुआ बैतूल, डीडी उइके को जिम्मेदारी मिली है। देवेंद्र फडणवीस, अर्जुन मुंडा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जिम्मेदारी मिली है अमरवाड़ा में बतौर स्टार प्रचारक। ये वो अलग अलग नाम है जो हम आपको बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, अर्जुन मुंडा, इन लोगों के नाम। लेकिन सबसे दिलचस्प नाम है 28 या 29वें नंबर पर एक नाम का जिक्र है, वो है सुरेश पचौरी, जो कांग्रेस की रीति नीति को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अमरवाड़ा के बाद 3 और सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। दल बदलने वाले 2 विधायकों ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन नामों में विजयपुर से जो विधायक है रामनिवास रावत, उनका नाम शामिल है, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इधर बीना से विधायक है निर्मला सप्रे, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इसके बाद इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। दोनों ने हालांकि इस्तीफा नहीं दिया है, वो विधायक निधि का इंतजार कर रहे हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री भी। इससे पहले शिवराज सिंह ने बुधनी से विधायक का चुनाव जीता था। सांसद बनने के बाद शिवराज सिंह ने बुधनी से इस्तीफा दिया, बहुत जज्बाती से भाषण के बाद। क्या उनका जज्बात जो है वो कार्तिकेय की तरफ इशारा कर रहा है? मध्य प्रदेश में अब 3 सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव हो सकता है। अब बात दर्द की करेंगे। सत्ता नहीं मिली तो दर्द होता है। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनने पर मंडला से सांसद चुने गए फग्गन सिंह कुलस्ते का दर्द छलका है। कुलस्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसके बाद कुलस्ते ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुलस्ते इतने मासूम हैं कि वो बयान देते हैं, फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। हर बार वो यही सफाई देते हैं। इधर इस मामले में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में फग्गन सिंह कुलस्ते की उपेक्षा हो रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते का छलका दर्द। राज्य मंत्री हम 4थी बार बने, अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंचार्ज हो जाए। मंत्री बनने की इच्छा रह गई अधूरी। मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, पर इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। बयान वायरल, अब कुलस्ते दे रहे सफाई। भविष्य में पार्टी जो काम देगी उस काम को मैं पूरा करूंगा। केवल इतना सा विषय था, परंतु उसको आप लोगों के मित्र लोगों ने ऐसा चला दिया। कुलस्ते की इच्छा कांग्रेस ने कसा तंज। भाजपा जो है उनकी उपेक्षा कर रही है और उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। 3 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब और नहीं। कैबिनेट मंत्री हो जाएं तो ठीक है,
नहीं तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी चलेगा। ये कहना है मंडला से सांसद चुने गए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। देखिए, मैं 3 बार हो गया, मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम 4थी बार बने, अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंचार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, पर इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। सोशल मीडिया में सांसद कुलस्ते का बयान वायरल हो रहा है। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने बयान पर सफाई दी। जो जिम्मेदारी मेरे को दिया है पार्टी ने, मैं उसका निर्वहन ईमानदारी के साथ किया है और भविष्य में पार्टी जो काम देगी उस काम को मैं पूरा करूंगा। केवल इतना सा विषय था, परंतु उसको आप लोगों के मित्र लोगों ने ऐसा चला दिया। कांग्रेस विधायक चैन सिंह बरकड़े ने तंज कसते हुए कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते की बीजेपी में उपेक्षा हो रही है, उनको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आदरणीय कुलस्ते जी इस क्षेत्र से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं और पिछले 3 सरकारों में वो राज्य मंत्री रहे, तो कायदे से उनको कैबिनेट मंत्री बनाना था। लेकिन अब लगने लगा है मुझे कि भाजपा जो है उनकी उपेक्षा कर रही है और उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि जहां उपेक्षा हो वहां नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यदि कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया तो निश्चित पार्टी उनकी उपेक्षा। कुल मिलाकर फग्गन सिंह कुलस्ते के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। हालांकि कुलस्ते ने साफ कर दिया कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की बीड लोकसभा से बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे की। मुंडे की चुनाव में हार से आहत होकर एक और समर्थक ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद उस समर्थक के घर वालों से मिलकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। पंकजा मुंडे की हार की वजह से उनके 3 समर्थक पहले खुदकुशी कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से पंकजा मुंडे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई। उनकी हार से परेशान होकर अब तक उनके 4 समर्थकों ने आत्महत्या कर ली है। पंकजा मुंडे इन कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिल रही हैं। वो लगातार अपील कर रही हैं कि कार्यकर्ता ऐसा ना करें। उनके समर्थक गणेश बड़े के घर पहुंची पंकजा भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने समर्थक गणेश बड़े के परिवार वालों के बीच बैठी हुई थी। इस दौरान वो दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर रोने लगी। पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से लगातार अपील की है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। इसके बावजूद आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है। नेताओं के सामने इस तरह की तस्वीरें आती हैं। नेताओं की इस अपील पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। खुदकुशी कोई सॉल्यूशन नहीं। आत्महत्या झाली तेव्हाही मी आवाहन केलं होतं लोकांना, मुलांना असं करू नका. परत मी आवाहन केलं. मी दिल्लीमध्ये होते तेव्हा 2 दिवस या सगळ्या घटनांनी माझ्या प्रकृतीवर इतका परिणाम झाला की मला अस्वस्थ होते. मी नाही शब्दात ते सांगू शकत. मी कधी मुंडे साहेबांनंतर समाजाला आणि कार्यकर्त्यांना। और अब बात करेंगे लव जिहाद की। बीते 2 दिन से मध्य प्रदेश में लव जिहाद के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। ताजा मामला नीमच से सामने आया है। इससे पहले ग्वालियर से भी ऐसा मामला सामने आया था। मध्य प्रदेश में कानून होने के बाद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कानून होने के बाद लव जिहाद के मामलों पर रोक नहीं लग रही है। कई बार लव जिहाद से परेशान पीड़ित लड़की या महिला खुदकुशी तक पहुंच जाती हैं। कुछ ऐसा ही नीमच में हुआ, जहां एक लड़की ने लव जिहाद की जो शिकार थी उसने आत्महत्या कर ली। तो नीमच में लव जिहाद की शिकार एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं है, कानून बना हुआ है, हर तरह की सहूलियत है, बावजूद इसके इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि मामला खुदकुशी तक पहुंच जाता है। कानून होने के बाद, शिक्षा होने के बाद कहां वो कमी है जो पीड़िताओं को खुदकुशी की डगर तक लेकर जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो नीमच में लव जिहाद की शिकार एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। परिजनों ने नईम खान नाम के एक युवक पर युवती को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर शोषण किया। इससे परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।
ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला जिसे हिंदू समझ रही थी, असल में वो मुस्लिम निकला। वहीं जब महिला को इस बात का पता चला तो आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा। बताया यह जा रहा है कि शादीशुदा महिला अपने पति से झगड़ा करने के बाद अलग रह रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात राजू उर्फ शब्बीर से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताया, महिला से दोस्ती की, शारीरिक संबंध बनाए। महिला और आरोपी दोनों ही भिंड के गोहद के रहने वाले हैं। 1 साल पहले ही ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना इलाके के पिंटू पार्क के सैनिक कॉलोनी में रहने पहुंचे हुए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गोले के मंदिर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो विवाहिता होकर पति से अलग रह रही थी और एक युवक ने जो है उसको धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म छिपाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब वो युवती द्वारा शारीरिक संबंध बन गए तो उसको लगातार प्रताड़ित करता रहा, मारपीट करता रहा धर्म परिवर्तन के लिए। और जब उसे समझ में आया कि उसकी जाति दूसरे संप्रदाय का है और इसलिए उसके साथ मारपीट करता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो उसके द्वारा गोले के मंदिर थाने में रिपोर्ट की गई। और अब बात नीट की। नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और यह कहा है कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना किया जाए। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती है तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर बहुत अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.01% भी खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय का हवाला दिया है। साथ ही साथ भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही है। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही थी। नीट परीक्षा को लेकर पहले से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के अररिया से बड़ी खबर है। बकरा नदी पर बना पुल टूट गया। सिकटी के पड़रिया घाट का पुल ध्वस्त हो गया। करोड़ों की लागत से पुल बना था। सिकटी और कुरसा कांटा प्रखंड के बीच यह पुल था और इसके चलते अब दोनों प्रखंड का संपर्क टूट गया है। करोड़ों की लागत से यह पुल बना था। नया यह पुल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कैसे ताश के पत्तों की तरह, चाय में बिस्कुट की तरह भक्त करके गिर गया। सिकटी के पड़रिया घाट का यह पुल है, 2 प्रखंडों को जोड़ने के लिए बकरा नदी पर यह पुल बना है। सिकटी के पड़रिया घाट का करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल ऐसे टूट गया मानो कागज का पुल बनाकर पानी में छोड़ दिया गया हो। 2 प्रखंडों को जोड़ने के लिए सिकटी और कुरसा कांटा, इन्हें जोड़ने के लिए ये पुल बना था और अब इन दोनों प्रखंडों का ब्लॉक समझ लीजिए आप, इन दोनों ब्लॉक का आपस में जो कनेक्शन था इस पुल के जरिए वो टूट गया। बताया यह भी जा रहा है कि एकदम नया ये पुल है। वैसे नया पुल बिहार में धड़ाम करके गिर जाए, इसकी और भी मिसालें आपको इतिहास में मिल जाएंगी। कुछ पुल तो शर्म के मारे, क्योंकि कोई उनका उद्घाटन नहीं कर रहा होता है, शर्म के मारे गिर जाते हैं।
और अब ऐसा ही एक पुल सिट्टी के पड़रिया घाट का। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर में गर्मी से परेशान हाथियों का झुंड पानी से भरे नाले में पहुंच गया, मस्ती करता हुआ नहाने लगा और उसका एक वीडियो सामने आया। तपकरा वन क्षेत्र के सतपुरिया के जंगल का है। हाथियों का यह दल पानी में जमकर मस्ती करता नजर आया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यह जो नाला है यह पानी से भर गया। हाथी यहां पहुंचे और फिर इसी तरह वो मस्ती करते हुए नजर आए। करीब 2 घंटे तक यहां पर पानी में मस्ती करने के बाद हाथियों की ये टीम रवाना हो गई। और 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।